हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज जो है लॉ एंड मीडिया वन करेंगे हम। आपका फर्स्ट एग्जाम कब से शुरू है? सेकंड। 2 जनवरी, ठीक है। यस। तो यहाँ पर जो है आपके लिए हम लॉ एंड मीडिया वन आज कर लेंगे। लॉ एंड मीडिया वन अगर हम बात करें तो देखो, ये ऑप्शनल पेपर है। या तो आप हिंदी लेते हैं या लॉ एंड मीडिया लेते हैं। जैसे अगर आपने हिंदी नहीं लिया तो आप लॉ एंड मीडिया लेंगे। ज़्यादातर लोग लॉ एंड मीडिया इसलिए भी लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले जो हैं हिंदी नहीं पढ़े हैं ट्वेल्थ में। जैसे साइंस स्टूडेंट होते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं, या बहुत सारे आर्ट्स स्टूडेंट भी हिंदी नहीं लेते हैं। तो उनके लिए कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। फिर उनके पास एक ही ऑप्शन होता है और वो ये है कि वो लॉ एंड मीडिया ले लें। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट लॉ एंड मीडिया ले लेते हैं थर्ड सेमेस्टर में। लॉ एंड मीडिया का देखें तो इसका ना अपना एक सिलेबस दे रखा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन उस सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ना बहुत सारी ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लेता है जो सिलेबस से बाहर के टॉपिक हैं। मतलब जनरल अगर हम बात करें तो लॉ एंड मीडिया से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पे ये पूछ लेता है आपसे। तो आपको एक कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा सा आपने सिलेबस से बाहर जाकर भी चीज़ों को देखना पड़ेगा लॉ एंड मीडिया का, स्पेशली लॉ एंड मीडिया के पेपर के लिए। और करंट टॉपिक के ऊपर भी ये लॉ एंड मीडिया में काफ़ी चीज़ें पूछ लेता है। तो करंट में जो चीज़ें चल रही होती हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जो है लॉ एंड मीडिया का पेपर पे ही। तो लॉ एंड मीडिया का एक पेपर हम पिछले साल जो आया था ना वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार पेपर ऐसा भी आया है जो आउट ऑफ द कोर्स ही कहते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि सर पेपर इतना डिफिकल्ट था कि ऐसा लग रहा है जैसे कोर्स से बाहर से पेपर आ गया है। तो ये कई कंडीशन में बात ठीक भी होती है। ये पेपर जो है आउट ऑफ कोर्स भी आया है कई बार। मतलब वो कहते हैं कि सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ लॉ एंड मीडिया के टॉपिक से बाहर नहीं है पेपर। लेकिन लॉ एंड मीडिया के जो करंट टॉपिक्स हैं उन पे कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है जो सिलेबस से बाहर है। तो इसलिए स्टूडेंट्स उसको कहते हैं। अब मेरे पर लास्ट ईयर का पेपर तो यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे। मैं आपको अभी जो दिख रहा है 2022 का पेपर दिख रहा है उसको शेयर करता हूँ एक बार। 2022 का ये हमारा लॉ एंड मीडिया का पेपर है। ये है हमारा 2022 लॉ एंड मीडिया। तो जैसे आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये है हमारा लॉ मीडिया का 2022 का पेपर। तो 2022 में कुछ इस तरीके का पेपर आया था। ये है बी एल एल पी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022, लॉ एंड मीडिया वन। अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जैसे दिए वैसे आपको सभी सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। पेपर का फॉर्मेट लगभग हर पेपर का जो है सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होते हैं 4-4 मार्क्स के, जो सारे कंपलसरी होते हैं, सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के, जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, एक ऑप्शनल रहता है। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 ऑप्शनल रहते हैं। तो टोटल 13 क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर के अंदर जो है। उसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट फिक्स है, ये हर बार इसी तरीके से रहता है। 5 और 3 8 9 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 13 में से। तो जैसे सेक्शन ए का हम पहला क्वेश्चन देखें, देखो सेक्शन ए में जो है टॉपिक अनलिमिटेड है, कुछ भी आपको पूछ लेगा, बहुत छोटी चीज़ को उठा के पूछ लेगा लॉ एंड मीडिया के सिलेबस में से। तो इसको तैयार करने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको क्या करते हैं, हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को तैयार करते हैं। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो हमारा 80% शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। तो उतने ही बहुत होते हैं, उससे ज़्यादा एफर्ट लगाने का, समय वेस्ट करने के बराबर है इसके अंदर। क्योंकि इसका गैस लगाना भी मुश्किल है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम कर लें, तो पिछले जो 2-3 साल के जो पेपर है उनमें जो सेक्शन ए में क्वेश्चन आए हैं 2019 से लेकर 2023 तक, उनको सारे क्वेश्चन कर लो, उसमें से काफ़ी आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। तो व्हाट इज लाइबल, लाइबल क्या है, पहला क्वेश्चन ये। तो लाइबल सलेंडर दोनों फॉर्म ऑफ डेफोमेशन है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ डेफोमेशन है जो लिख कर किसी की डेफोमेशन की जाती है। तो रिटर्न फॉर्म में है ये। डिफाइन द सिविल कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट 2 तरह के होते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और एक सिविल कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे सिविल कंटेम्प्ट पूछा है। फिर मीडिया की डेफिनेशन पूछ लिया। फिर डेफोमेशन ऑफ कॉपरेशन, क्या किसी कॉरपोरेशन के ऊपर भी डेफोमेशन केस फाइल किया जा सकता है। कॉरपोरेशन मतलब जैसे हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक निगम है, उसी की तरह हमारा कोऑपरेटिव ग्रुप सोसाइटीज़ होती हैं, वो भी एक कॉरपोरेशन होती हैं। तो क्या उनके ऊपर हम किसी तरह का कोई मानहानि का केस फाइल कर सकते हैं, या वो भी किसी की मानहानि कर सकते हैं। व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम क्या है। तो पहले जो 5 क्वेश्चन थे वो ईजी थे,
2023 का पेपर वैसे मैं ढूंढ रहा था पर वो मुझे मिला नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे कह रहे थे स्टूडेंट के आउट ऑफ कोर्स आया था। चलो अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी है व्हाट एक्ट डू नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कौन सा ऐसा एक्ट है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कवर नहीं होता? कौन सा कृत्य न्यायालय की अवमानना की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? तो अवमानना किसकी कर रहे हैं? न्यायालय की कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब कोर्ट के ऑर्डर को ना फॉलो करें, ठीक है, जब हम कोर्ट के आदेश को ना माने, कोर्ट के अंदर जो डेकोरम है उसको मेंटेन ना करें, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंटेम्प्शियस एक्ट के अंदर कवर होती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वही है। आप कौन सा ऐसा करते हैं जो आप कोर्ट में करना मना है लेकिन करते हैं फिर भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं पड़ता, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन अगला जो है, जजमेंट कैन बी क्रिटिसाइज बट नॉट जज। जजमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है लेकिन जज को कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। डिस्कस करें इन रेफरेंस टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। तो दोनों ही क्वेश्चन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हो गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971। हम किसी जजमेंट को, किसी जज द्वारा दी गई जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नेग्लिजेंस है, ये जो है प्रॉपर लीगल रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, या इसने जो है अवॉइड कर दिया किसी इम्पोर्टेंट एक्ट को या किसी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न को, ये नेग्लिजेंसीज है, ऐसे बोल सकते हैं ऑर्डर के बारे में। लेकिन हम किसी जज के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि जज ने पैसा लेकर डिसीजन दे दिया, ये जज अच्छा नहीं है, ये जो है पक्षपात करता है, फेयरनेस नहीं है, बायस नहीं है, इस तरह की चीज़ें हम जज के अगेंस्ट बोलेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा। तो न्याय निर्णय की आलोचना की जा सकती है लेकिन न्यायाधीश की नहीं कर सकते। तो न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 के तहत ही आपको ये बताना है। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ द चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो हमारी कंट्री के अंदर इंपॉर्टेंट एक एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसको लॉ एंड मीडिया के सब्जेक्ट से जोड़ के देखा जा सकता है। मतलब ये लॉ एंड मीडिया के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें क्या कहता है कि हम जो है भारत के लोग भारत सरकार के किसी भी काम की जानकारी ले सकते हैं। भारत सरकार में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या पावर दे रहा है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, जो है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक कमीशन है जिसको बनाया जाता है सूचना के अधिकार के एक्ट के अंदर, ताकि कोई भी अगर किसी भी डिपार्टमेंट की इनके लिए कुछ सूचना जानकारी मांगे तो वो आप उसको प्रोवाइड कराएं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें से 2 अटैम्प्ट करने थे। फिर सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 20-20 मार्क्स के। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज द 20 मार्क। हर क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो 20 है। आपको कोई 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 20 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिंग द इफेक्ट्स ऑफ मीडिया। मीडिया का क्या इफेक्ट है ट्रायल ऑन अ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ। डिसाइडेड केस लॉ से आपको ये बताना है। तो मीडिया ट्रायल का मतलब एक तो ट्रायल है जो कोर्ट में चलता है और एक ट्रायल है जो मीडिया में चलना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ भी हो जाता है तो मीडिया वाले 2-3 गेस्ट को बैठा लेते हैं और उस मुद्दे को डिस्कस करने लगते हैं, जबकि वो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन वो उसका एक फेक ट्रायल जिसे मीडिया ट्रायल के नाम से बोला जाता है। देखो क्रिमिनल ट्रायल या सिविल ट्रायल तो कोर्ट की प्रोसेस है और कोर्ट का प्रोसीजर है, उसके हिसाब से चलेगा और वो चलेगा। लेकिन मीडिया के पास क्या अधिकार है इस तरह के ट्रायल को चलाने का? जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई या किसी ने किसी को चाकू मार दिया, कोई लड़की को लेके भाग गया, तो उसका ट्रायल वो चलाने लगते हैं कि समाज पे क्या असर पड़ेगा, उसने ऐसा क्यों कहा, ये देखो ये उसका भाई है, ये उसकी माँ है, ये उसकी बहन है, ये उसका पड़ोसी है, ये उसके बारे में ये कहता है, इसके बारे में वो कहता है। मतलब वो खुद भी सबूत इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। तो इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना हमें। तो निर्णित वादों की सहायता से मीडिया ट्रायल के आपराधिक न्याय प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इसके समाज पे क्या असर पड़ता है इससे? मतलब मीडिया, अगर वो व्यक्ति बाद में निर्दोष साबित हो जाता है लेकिन मीडिया उसको पहले से ही दोषी करार दे देता है, उसकी छवि इस तरीके की बना देता है कि अगर वो कोर्ट से बेगुनाह होकर छूट भी गया तो समाज उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये सही है कि गलत है? इसमें कुछ आपको केस लॉस भी देते हैं, अगर कोई केस लॉस आपको पता हो तो। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, इस पे आपको नोट लिखना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस संसद सदस्य को मिलती है जो संसद में स्पीच करते हैं, बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे
अगर संसद में खड़े होके कभी, जैसे केजरीवाल जी संसद में खड़े विधानसभा सत्र में खड़े होके मोदी जी को गालियां देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। जैसे मोदी जी संसद भवन में खड़े होते हैं और नेहरू जी को गालियां देते हैं, कोसते हैं कि आज अगर हम इतने पीछे हैं तो नेहरू जी की वजह से ही हैं। अगर नेहरू जी ऐसा नहीं करते उस टाइम पे, अय्याशी नहीं करते, या नेहरू जी ये वो नहीं करते, तो आज हमारा देश बहुत आगे होता। तो वो नेहरू जी को क्रिटिसाइज करें, लेकिन उन नेहरू जी के जो एंसेस्टर है, जैसे राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी है या सोनिया गांधी, वो उनके ऊपर कोई केस नहीं कर रहे। केस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का यूज़ कर रहे हैं, वो संसद के भवन में ऐसा बोल रहे हैं। तो संसद में बोलने से किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि संसद में अगर व्यक्ति को नहीं बोलने का अधिकार मिलेगा तो वो देश की जनता की बात कैसे रख पाएगा, इसलिए ऐसा बोला गया है। फिर ऑब्सैनिटी क्या होती है? अश्लीलता की परिभाषा क्या है ये बताना। किस चीज़ को हम अश्लील कहेंगे? ऑब्सीन कंटेंट किसको कहेंगे? ठीक है, ये इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस? फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, डिस्कस करें। रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट सिनेरियो, आज के सिनेरियो में बताना है आपको। तो प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य के आलोक आलोक में भारतीय लोकतंत्र में मीडिया के योगदान पर चर्चा करें। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। इस पे आपको नोट लिखना है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भारत का एक नियम है, कानून है, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ आपको कंपेयर करना है, या फिर दोनों के ऊपर एक नोट लिखना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेंसरशिप ऑफ फिल्म, भारत की फिल्मों पर सेंसरशिप लगाने के क्या प्रोविजंस है, किस तरह से सेंसर का क्या काम है, वो कैसे काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब किस तरीके की कार्रवाई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो आप देखो इसी पेपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में हो गए, 1 क्वेश्चन सेक्शन सी में भी आ गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो हाउ डज इट कंट्रोल द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे ये कंट्रोल करता है। तो ये टोटल हमारे 13 क्वेश्चन हो गए। तो ये 13 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आ गए। तो 2022 का पेपर तो ठीक ही आया था, लेकिन अभी मैं देख रहा था जो हमारी वेबसाइट है CCSU स्टडी, यहाँ पर लॉ एंड मीडिया का 2023 का पेपर नहीं दे रखा। अगर 2023 का दे रखा होता तो पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स आया था, तो वो भी एक बार पता लग जाता कैसा पेपर था। आप में से किसी के पास है वैसे लॉ एंड मीडिया का पेपर 2023 का? चलिए, नहीं मुझे लग रहा है आप किसी के पास। तो हम आगे करते हैं, लॉ एंड मीडिया को शुरू कर लेते हैं। तो लॉ एंड मीडिया, जैसे हमारा नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर हम वही कंटेंट टॉपिक करेंगे जो लॉ और मीडिया से जुड़े हुए हैं। सिलेबस में क्या क्या है ये आप एक बार सिलेबस के कंटेंट को चेक कर लेना। बाकी सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि मीडिया और ह्यूमन राइट्स का क्या रोल है आपस में, ये किस तरह से इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। मीडिया और ह्यूमन राइट किस तरह से इंटर रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो देखो, ह्यूमन राइट की अगर हम बात करें तो मानव को मिलने वाले अधिकार, जो ह्यूमन को मिलने वाले जो राइट्स होते हैं उसको हम ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं। तो मानव को जो अधिकार मिलते हैं उसके कौन कौन दे रहा है उन अधिकार को? उनको दे रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ ने अपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अंदर, UDHR के अंदर डिक्लेयर किया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री को ये एश्योर करना पड़ेगा कि उसके नागरिकों को बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले। दूसरी तरफ अगर मीडिया देखें तो मीडिया का क्या रोल है? मीडिया का रोल है लोगों को जागरूक करना, लोगों के अवेयरनेस को बढ़ाना और लोगों को ये बताना कि उनके पास कुछ ह्यूमन राइट्स भी हैं, ताकि वो उस ह्यूमन राइट का इस्तेमाल अपनी बेहतरीन डेवलपमेंट के लिए कर सके। अगर कहीं पर भी कोई उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई उनका अननेसेसरी यूज़ कर रहा है या उनको सप्रेस कर रहा है, उनको दबा के रख रहा है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई इन ह्यूमन बिहेवियर कर रहा है, तो वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जाके वो चीज़ को लागू करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा। तो और ह्यूमैनिटी में हम किस चीज़ को कवर कर सकते हैं बताइए? और ह्यूमन राइट कौन कौन से होते हैं? कोई ह्यूमन राइट आपको पता हो तो? कोई ह्यूमन राइट अगर आपको पता है तो आप एक और बताइए। राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमने एक एक्ट बना के भारत में दे रखा है। वैसे ह्यूमन
जो है ना, जो हमारे ह्यूमैनिटी है या ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम नागरिकों को एक उच्च दर्जे की नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं, ताकि वो किसी भी चीज़ को, सॉरी, जो कोई भी मतलब उनका जो वो अपने अधिकारों के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट हमने दिए हुए हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट जो हमने दिए हैं उसका इस्तेमाल कर कर वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जिसके अंदर अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है कि मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ इसका वायलेशन हो रहा है, मुझे मेरा राइट वापस दिलाया जाए। ये क्वेश्चन हो गया ह्यूमन राइट को और रिलेशन क्या है मीडिया के साथ। एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमें आर्टिकल 19(1) के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड करता है। क्या ये सेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीडिया को भी मिल सकता है, या मीडिया को भी इसी आर्टिकल के अंदर 19(1)(a) के अंदर मिला हुआ है? तो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है वो ये कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आपको जो है फंडामेंटल राइट्स है बोलने का, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, आप किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन लिमिटेशंस के साथ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। क्योंकि अगर अनरीजनेबल बेनिफिट हम आपको दे देंगे तो आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे। तो आप बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हो, लेकिन किसी की और के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अननेसेसरी उसके ऊपर कुछ दोषारोपण वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो क्या यही राइट मीडिया के पास भी है? तो डेफिनेटली मीडिया के पास भी है ये राइट, क्योंकि मीडिया को हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जोड़ के देखते हैं। अगर मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना हो, मीडिया के पास बोलने की आज़ादी ना हो, तो मीडिया किस तरीके से किसी चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट करेगा उसके करेक्ट रूप में? क्योंकि फिर तो मीडिया बायस हो जाएगा, मतलब वो सरकार के पक्ष में चीज़ें दिखाने लगेगा, जो सरकार बोलेगी वो करने लगेगा। इसलिए मीडिया को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमारे पास जो बोला गया है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का अगर फोर्थ पिलर है, 4 पिलर है, तो एक पिलर मीडिया है, तो मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि कहीं पर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि उसको पब्लिश करे। कहीं पे किसी के साथ इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, किसी के साथ जो है वायलेशंस ऑफ कंटेंट हो रहा है, या फिर किसी को इनह्यूमनली ट्रीट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही, तो मीडिया का अधिकार है कि उसको एक्सपोज करे, एक्सप्रेस करे उन चीज़ों को। तो इसलिए मीडिया जो है, इसमें दोनों तरह का मीडिया इंक्लूड है, प्रिंट मीडिया भी और दूसरा मास मीडिया भी। क्या इसके अंदर सोशल मीडिया भी इंक्लूड है? तो सोशल मीडिया के लिए इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, सोशल मीडिया भी इंक्लूड है, लेकिन सोशल मीडिया के साथ कुछ कंडीशंस शामिल है। सोशल मीडिया में आता है आपका व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आपका सोशल मीडिया में आता है। तो क्या सोशल मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? डेफिनेटली है, लेकिन वही सेम रूल इस पर भी एप्लीकेबल होता है विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आया तो आप पहले उसको क्रॉस वेरीफाई कर ले। ये नहीं है कि आपको पसंद आया और आपने सीधा आगे फॉरवर्ड कर दिया, दूसरे 3-4 ग्रुपों में डाल दिया, तो आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि बिना किसी ऑथेंटिसिटी के, मतलब बिना किसी मैसेज को वेरीफाई किए अगर आप उसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये आपकी गलती है। क्योंकि पहले उसके कंटेंट की वैलिडिटी को, ऑथेंटिसिटी को चेक कर लें कि वो करेक्ट तो है। कई बार झूठे व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं और हम उनको आगे फॉरवर्ड करके समाज में गलत चीज़ को फैलाने का काम करते हैं, तो हम भी क्रिमिनल एक्ट में पनिशेबल हो सकते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 के अंदर, उस एक्ट की वजह से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, या उस एक्ट के साइलेंट फीचर्स क्या क्या है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में भारत के नागरिकों को, देखो 2005 में जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया तो उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? तो जो भी डेथ हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनकी सरकार थी। उनकी सरकार में ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था, उन्होंने ही लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दिया, क्योंकि उस व्यक्ति की सोच काफ़ी एडवांस थी और समय से आगे वो सोचते थे। उनको पता था कि लोगों के पास सूचना का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सूचना का अधिकार होगा तो लोग सरकार से सवाल पूछ सकेंगे। अब सरकार पहले क्या करती थी, पहले ऑफिशियल सीक्रेट के नाम पर सरकार बहुत सारी फाइलों को छुपा लेती थी, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं लग पाता कि उनकी जो देश की सरकार है वो उनके हित में काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसमें एक फेमस केस भी हुआ था, राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें बोला गया कि एक व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो सरकार से पूछ सकता है इस फ्रीडम के थ्रू कि सरकार जो भी काम कर रही है वो ठीक कर रही है कि नहीं कर रही।
अगर उसको ऐसा लगता है, कहीं पर भी ऐसा डाउट होता है कि सरकार उसके पैसे का या उसके वोट का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो वो सरकार से क्वेश्चन पूछने का अधिकार रखता है। तो ये केस हुआ था बहुत पहले, लेकिन उसके बाद इसी केस को बेस बनाकर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया 2005 में। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार रखता है, आरटीआई फाइल करके किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी कार्रवाई के ऊपर सवाल पूछ सकता है, उसका जवाब ले सकता है, फंड का कहाँ यूज हुआ ये पूछ सकता है, कितना फंड सरकार के पास पड़ा है ये पूछ सकता है, सरकार की पोजीशन क्या है, क्या काम कर रही है सरकार, वो कर सकता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसे वो ये नहीं पूछ सकता आरटीआई में कि हमारे देश की आर्मी को हमने कहाँ कहाँ लगाया है, उससे देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता जिससे कंट्री की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस के ऊपर असर आता हो। तो इस तरह के डिपार्टमेंट को दूर रखा गया है। जैसे तो कोई भी आतंकवादी के साथ या किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ या दुश्मन कंट्री के साथ मिल जाएगा और ये पता लगा लेगा आरटीआई के थ्रू कि हमने कहाँ पे कितनी तोपें लगाई है, कितने टैंक लगाए हैं, कितने हमारे पनडुब्बियां हैं जो सिक्योरिटी में लगी हुई हैं, कितनी फोर्स लगी हुई है, और इसका इस्तेमाल गलत हो सकता है। तो इसलिए इसको दूर रखा गया इस डिपार्टमेंट को। ये जो इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट है, ये सभी के पास है। देखो इंडिविजुअल के पास भी जो सिटीजन है, ये एनजीओ के पास भी है, और ये कॉर्पोरेट बॉडीज के पास भी है। मतलब लीगल आर्टिफिशियल पर्सन प्लस जो है इंडिविजुअल, उन दोनों के पास इस तरह के राइट्स है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इसको कवर किया जा सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। देखो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाने को तो ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ब्रिटिशर्स इसको इसलिए लाए थे, इसका जो इतिहास है वो ये कहता है कि जब इंडिया में बहुत सारे आंदोलन बढ़ने लगे, ठीक है, और जो ये फ्रीडम फाइटर थे ये सरकार से बहुत सारे सवाल पूछने लगे, तो सरकार एक एक्ट लेके आ गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। इसका मकसद ये था कि जितने ऐसे लोग हैं जो सरकार को परेशान करते थे उनके ऊपर जासूसी के आरोप लगाए और उनको जेल में डाल दिया। इसमें कोई सुनवाई नहीं होती कोर्ट की, किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई पेश करने की जरूरत नहीं है, बस एक्ट का लगाना इल्जाम और उठा के जेल में डालते हैं। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक्ट लेके आए थे, लेकिन जब इंडिया फ्री हुआ और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने इस एक्ट को मेंटेन रखा। इस वजह से रखा क्योंकि हमें भी ये डर था कि दुश्मन देश कुछ जासूसों को छोड़कर हमारे इंटरनल जो है चीज़ों को लीक कर सकता है, तो हम उसके लिए कड़ी पनिशमेंट देना चाहते थे। तो हमने उस कड़ी पनिशमेंट को बरकरार रखा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर। यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट जो इस एक्ट को यूज़ करके किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जासूसी करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दे सकती है। बहुत सारे ऐसे जासूस टाइम टू टाइम जो है डिस्क्लोज होते रहते हैं कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया की बॉर्डर पे आर्मी लगी हुई है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर उस आर्मी के डिप्लॉयड के लिए नक्शे तैयार किए जाते हैं। उस नक्शों में क्लियरली मेंशन होता है कि यहाँ पे इतने आदमी लगा रखे हैं, वहाँ पे इतनी तोपें बंदूकें लगा रखी हैं, ठीक है। उसका कोई मॉडल भी हो सकता है, उसका कोई नोट डॉक्यूमेंट, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उन डॉक्यूमेंट को अगर कोई भी लीक करता है, उस मॉडल को, मैप को, पासवर्ड को, कोड को, मान लो कोई कंप्यूटर में फाइल स्टोर है, उसका कोई पासवर्ड है, उस पासवर्ड को भी कोई लीक करता है तो उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया जा सकता है। अब कितने साल की सजा मिलेगी इसमें? इसमें उसको कड़ी सजा मिलती है 14 साल की, साथ में फाइन भी लगा सकते हैं। तो ये अंग्रेजों ने शुरू किया था, लेकिन इंडिया ने इसको कवर रखा, मेंटेन रखा, क्योंकि इंडिया को ऐसा लगा कि हमें भी इसकी ज़रूरत है और ऐसा एक्ट होना चाहिए जो लोगों के अंदर ये डर पैदा कर सके कि भाई अगर ऐसा काम करेंगे जो देशद्रोह है तो उसके लिए कड़ी सजा मिल सकती है। अगर एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि मीडिया और एथिक्स का क्या रिलेशन है, क्या मीडिया के अंदर एथिक्स का कोई रोल है या एथिक्स ही मीडिया एथिक्स होते हैं कि नहीं होते? तो एथिक्स किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो व्हाट इज कॉल्ड द एथिक्स? एथिक्स मतलब होता है जो हमारी मॉरल ड्यूटीज होती है, जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक कर्तव्य होते हैं, उनको एथिक्स कहते हैं। तो क्या मीडिया के भी ऐसे कुछ कर्तव्य हैं? जैसे हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें समाज में सबका आदर करना चाहिए, हमें किसी से बदतमीजी से नहीं बोलना चाहिए, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारे राइट्स है, ये हमारा एथिक्स है। तो क्या ये एथिक्स मीडिया के साथ भी? और डेफिनेटली मीडिया के साथ भी कुछ एथिक्स जुड़े हुए हैं। मीडिया को भी ऑनेस्टी से, फेयरनेस से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना चाहिए। मीडिया को कभी बायस नहीं होना चाहिए। कई बार नहीं कि मीडिया को कोई खबर मिली, बिना उसको चेक किए मीडिया में चला दी, तो उससे किसी व्यक्ति की डेफोमेशन भी, रिस्पेक्ट भी बिगड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखना है मीडिया को। साथ में मीडिया को रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है। किसी भी व्यक्ति के पर्सनल चीज़ें कभी मीडिया में पब्लिश नहीं होनी। जैसे हीरो हीरोइन अगर कुछ खाते भी हैं तो मीडिया उसको दिखाना शुरू कर देता है कि आज सलमान खान ने ये खाया, आज उसने डिनर में ये लिया,
ये नहीं है कि उनके बेडरूम तक मीडिया घुस जाए। तो राइट टू प्राइवेसी का उसको अधिकार रखना पड़ता है, सम्मान रखना पड़ता है, मीडिया को रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, किसी की पर्सनल प्राइवेसी की भी। अगर किसी के बेडरूम में मीडिया ने कैमरा लगा दी तो ऐसा नहीं चलेगा। तीसरा, मीडिया कभी डिसऑनेस्ट और बायस इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करेगी। इसके अलावा मीडिया की ये ड्यूटी है कि कहीं पर भी उसको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को सामने लाना जरूरी है जनता के, तो मीडिया की ड्यूटी है कि वो लाएगी, ना तो किसी सरकार से डरेगी, ना किसी सरकार के प्रेशर में काम करेगी। तो ये मीडिया एथिक्स हैं जो आपको याद रखने और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। मीडिया एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब डेफॉर्मेशन, अगर हम डेफॉर्मेशन की बात करें तो डेफॉर्मेशन टॉर्ट लॉ में भी कवर होता है और डेफॉर्मेशन आपका सिविल कंटेंट और क्रिमिनल कंटेंट में भी कवर होता है। तो टॉर्ट लॉ में जो डेफॉर्मेशन होता है, देखो जिसकी कोई सजा नहीं है उसकी टॉर्ट में सजा है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी 4 लोगों के सामने, तो जिसने गाली दी उसका तो कुछ नहीं किया, लेकिन जिसको गाली दी उसकी बेइज्जती हुई, डेफॉर्मेशन हो गया, उसके सम्मान को, रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ। तो वो क्या करेगा, वो उसको उल्टा गाली देगा तो वो तो सही नहीं है। तो वो क्या करेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट की शरण लेगा और उसके खिलाफ डेफॉर्मेशन का केस फाइल करेगा कि भाई आपने मुझे 4 लोगों के सामने बेइज्जत किया, इसके लिए आपने मेरा डेफॉर्मेशन किया, मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, मेरी सोशल रिस्पेक्ट की हानि हुई, मुझे पर्सनल कोई पैसे का लॉस नहीं हुआ, मुझे कोई बॉडी इंजरी हुई, मुझे किसी तरह की कोई मेंटल इंजरी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पेक्ट को इंजरी हो गई, तो इसलिए आप मुझे मेरी भरपाई करो। उसके जैसे ख्याति होगी समाज में वैसे। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए कि भाई ये तो चालबाज है, लड़कीबाज है, या ये जो है क्रिमिनल है, ये क्राइम है, ये छुरेबाज है, चाकूबाज है, गुंडा है, बदमाश है, ऐसे आरोप लगा दिए बिना किसी सबूत के, तो ये सारी फॉल्स स्टेटमेंट कहलाती है। इस फॉल्स स्टेटमेंट में आरोप लगाने वाले ने किस तरह आरोप लगाया, सबसे पहले ये चेक करते हैं। अगर उसने किसी को लेटर लिखकर, किसी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर लिखकर लगाए आरोप, तो वो लाइबल होता है। और अगर बोल के उसने आरोप लगाए हैं, 4 आदमी के सामने बोला, या ए ने बी को बोला, बी ने आगे सी को कन्वर्ट कर दिया, सी ने डी को, डी ने ई को, ऐसे सब में फैल गया, तो ये सिलेंडर कहलाता है। तो सिलेंडर और लाइबल में यही फर्क है, वो बोल के किया जाता है, वो लिख कर किया जाता है। तो इस तरह का डेफॉर्मेशन किसी व्यक्ति का किया जाता है तो ये अलाउड नहीं है, इसको लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है क्राइम माना गया है। अब कुछ डिफेंसेस ऐसे हैं कि आदमी बुराई भी करते था लेकिन सजा नहीं मिलती। मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बोला ये चोर है, बेईमान है, लेकिन उसको कोई सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली सजा, क्योंकि उसको डिफेंस मिल गए। तो डिफेंसेस अगेंस्ट डेफॉर्मेशन, डिफेंसेस सच बोलना। अगर उस व्यक्ति, चोर को चोर बोलना कोई क्राइम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चोरी की सजा काट कर आ गया है, देखो सजा काटना और ट्रायल चलना दोनों अलग बात है। ट्रायल चल रहा है तो आप उसको चोर नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वो सजा काट के आ गया है तो फिर आप उसको चोर बोल सकते हो। तो चोर को चोर बोलना कोई क्राइम नहीं होता। तो ये सच बोल रहे हैं अगर आप, तो आपके ऊपर कोई डेफॉर्मेशन का केस नहीं बनेगा। तो ये आपका डिफेंस हो गया। या आपका जो कमेंट है वो फेयर है, फेयर कमेंट है, मतलब आपको, आपने जो देखा है, जो आपके पास सबूत है, मतलब आपने सोचा, थिंक किया, वो सबूत नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कोई फुल प्रूफ एविडेंस है तो आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो वो सही है, उसके लिए आप मतलब आरोप लगा सकते हैं, कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई डेफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपको प्रिविलेजेस मिला हुआ, जैसे संसद सदस्य हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर हैं, जैसे मैंने बताया कि सीएम जो है अपनी विधानसभा में बोल रहे हैं, या प्रधानमंत्री अपनी असेंबली में बोल रहे हैं, तो वहाँ पर तो प्रिविलेज मिली हुई है, वहाँ पर कोई सजा नहीं मिलेगी। या फिर किसी ने अपनी गलती को मान लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हाँ भाई ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से बोल दिया, तो उस कंडीशन में फिर कोई डेफॉर्मेशन का केस नहीं बनेगा, सॉरी बोलने से खत्म हो जाएगा। तो ये आपका डेफॉर्मेशन हो गया। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चन थे 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में इस पे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करना, कोर्ट का डिसओबीडियंस करना, कोर्ट की अवमानना विलफुली करना, जानबूझ के कोर्ट की अवमानना करना, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट प्लस जज दोनों शामिल हैं। जजमेंट की आप कर सकते हो, कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो आप गिल्टी नहीं हो, लेकिन अगर आप जज के ऊपर आरोप लगा रहे हो बिना किसी सबूत के तो आप गिल्टी हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको जो है अच्छा टॉपिक है और अच्छी तरीके से बड़े आंसर के रूप में इसको तैयार करना पड़ेगा। इसमें लगभग आपको हर टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 19(1)(a) कहता है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बोल जरूर सकते हो, आप एक्सप्रेस जरूर कर सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ आप ऐसी एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिससे किसी का कंटेम्प्ट हो जाए। कंटेम्प्टनियस एक्ट आप करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अच्छा, कंटेम्प्ट भी 2 तरह के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट
और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट जो है उसका मतलब होता है कि आपने किसी कोर्ट के जजमेंट को, ऑर्डर को, डिक्री को या किसी अदर सिमिलर मैटर को आपने इररिलेवेंट बोल दिया, बेकार बोल दिया, नेग्लिजेंसेस के भरा हुआ बोल दिया, तो वो सिविल कंटेम्प्ट है। उसमें सज़ा ज़रूर होगी लेकिन बहुत क्या बड़ी सज़ा नहीं होगी, छोटा मोटा फाइन। लेकिन अगर अब आपका आरोप सही पाया गया तो फिर आपको सज़ा भी नहीं होगी। क्रिमिनल कंटेम्प्ट है जहाँ पे आप जज के ऊपर, कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, किसी कोर्ट के ट्रायल के ऊपर सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको पता है कि वो ट्रायल ठीक चल रहा है फिर भी आप कोर्ट के ट्रायल के ऊपर कर रहे हैं जवाब, या फिर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को आप मान नहीं रहे, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। तो अब वो क्रिमिनल भी करना पड़ेगा, सिविल भी करना पड़ेगा, और कंटेम्पनियस एक्ट और इसके जो प्रिविलेजेस है, जो डिफेंसेस हैं जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाता, वो भी करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक और एक्ट है, राइट टू प्राइवेसी एक्ट, जो कहता है आर्टिकल 21 के अंदर हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, राइट टू प्राइवेसी। इस राइट टू प्राइवेसी के अंदर बोला है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार उसकी पर्सनल लिबर्टी से दूर नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता, जब तक लॉ ऐसा करने के लिए आपको बोले ना। तो केवल कानून ऐसा करने के लिए बोल सकता है। राइट टू प्राइवेसी, द जर्नी ऑफ राइट टू प्राइवेसी स्टार्टेड फ्रॉम खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पहली बार जब ये केस आया था राइट टू प्राइवेसी का, जिसको राइट टू लाइफ या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जोड़कर देखा गया, तो ये बोला गया कि खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस था। यहाँ पे खड़क सिंह जो था एक हिस्ट्री शीटर था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसका थाने में नाम दर्ज था, जो क्रिमिनल था। जब ये जेल से छूट के आया और अपने घर में रहने लगा तो इसके मोहल्ले में इसी तरह के क्राइम बढ़ गए जिस तरह के क्राइम में ये जेल गया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये चोरी डकैती करता था, चोरी डकैती बढ़ने लगी, तो पुलिस को शक हुआ कि जब से खड़क सिंह वापस आया है तब से चोरियां बढ़ रही है। तो जो थाने का एसएचओ था उसने 2 लोगों की ड्यूटी लगा दी कि 24 घंटे खड़क सिंह पे नज़र रखो। अब खड़क सिंह के घर के बाहर, खड़क सिंह की दीवार के ऊपर चढ़कर ये कांस्टेबल पूरे दिन नज़र रखते थे, और खड़क सिंह कहीं भी जाता था तो उसका पीछा करते थे। तो खड़क सिंह इस बात से परेशान हो गया कि भाई ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं और ये मेरी प्राइवेसी को वायलेशन कर रहे हैं। तो वो तुरंत कोर्ट चला गया। कोर्ट जाके उसने कहा कि भाई मैं एक हिस्ट्री शीटर जरूर हूँ, मैं एक सजा याफ्ता मुजरिम हूँ, लेकिन मैं सज़ा काट चुका हूँ, अब मेरे पर कोई क्राइम, कोई इल्ज़ाम है नहीं, और मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है कि मैंने कोई क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म किया हो, लेकिन फिर भी मेरे राइट टू प्राइवेसी, जो मुझको संविधानिक अधिकार है प्राइवेसी का, उसको उसका वायलेशन हो रहा है। उसका वायलेशन ऐसे हो रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे 2 पुलिस वाले मेरे पर नज़र रखते हैं, जो मुझे खाते पीते, कहीं जाते आते, रिश्तेदारी में, हर जगह मेरे पर नज़र रखते हैं, जो मेरी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि एक हिस्ट्री शीटर है लेकिन वो अपनी सज़ा काट चुका है, तो अब वो सज़ा काटने के बाद एक ऑर्डिनरी सिविल मैन है, तो उसकी प्राइवेसी को भंग करने का अधिकार पुलिस के पास में नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे कंडीशन के साथ ये बोला कि पुलिस ऐसा करने का राइट रखती है, क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर है, उसका नाम थाने में है, तो पुलिस को ये जरूर शक हो सकता है कि भाई आप ऐसा काम कर सकते हो, क्योंकि आपके आने के बाद उस तरह की चीज़ें, क्राइम बढ़ गया इलाके में। पुलिस अपना डाउट क्लियर करे, और पुलिस को भी निर्देश दिया कि भाई आप इस तरह से किसी की राइट टू प्राइवेसी को वायलेशन ना करें, लेकिन अपनी ड्यूटी करते हुए। ना तो पुलिस को यहाँ पे माना गया और ना ही खड़क सिंह को। अब अगर हम बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया कैसे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करता है, तो मीडिया तो बहुत ज़्यादा राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन करता है। हीरो हीरोइन के खाने से लेकर, घूमने से लेकर, लोटलते रहता है, उनके लिस्ट तक रहता है। हर चीज़ में मीडिया जो है कुछ ना कुछ चीज़ें निकालता रहता है, इसका इससे अफेयर चल रहा है, इसकी इससे शादी होने वाली है, इसकी ये होने वाली, इसका, तो ये सब करना अलाउड नहीं है वैसे, पर फिर भी मीडिया चीज़ों को करता है। अब है आपका, हाँ, जो जर्नलिस्ट होते हैं हमारी कंट्री में, उनके लिए भी एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है। उस एक्ट के एम क्या है, वो एक्ट क्यों आया था और किस लिए, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो वो एक्ट जो है मीडिया न्यूज़ चैनल होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर और न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू होता है। तो जर्नलिस्ट एक्ट इन्हीं के लिए बनाया गया था। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी जाए, जो भी न्यूज़पेपर के, मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी, कुछ सेफ्टी दी जाए न्यूज एजेंसी में काम करने वाले लोगों को। जैसे न्यूज़पेपर एम्प्लॉय होते हैं, वो फुल टाइम, पार्ट टाइम, किसी भी तरह से अगर पेपर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एडिटर है, चाहे वो लीडर राइटर है, न्यूज़ एडिटर है, सब एडिटर है, फीचर राइटर है, या वो कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कार्टूनिस्ट हैं, या वो कोरेस्पॉन्डेंट देख रहे हैं,
पर वो मीडिया से जुड़े होने चाहिए, जर्नलिस्ट के काम से जुड़े होने चाहिए, तो वो इस एक्ट के अंदर कवर हो जाते हैं। नॉन जर्नलिस्ट एम्प्लॉय जो अखबार में काम करते हैं, जैसे प्रिंटिंग मशीन चलाने वाला, बंडल बनाने वाला, उन लोगों को जर्नलिस्ट एक्ट में कवर नहीं करते, ये लोग कवर नहीं होते, क्योंकि ये जर्नलिज्म के काम से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए, इस वजह से ये एक तरह से लेबर है, तो इसलिए इनको शामिल नहीं किया जाता जर्नलिस्ट एक्ट में। तो वर्किंग कंडीशन क्या है, इनको बोला गया कि जर्नलिस्ट को लगातार 144 घंटे ज़्यादा काम नहीं करा सकते, और 144 घंटे काम कराने के बाद उनको 24 घंटे कम से कम रेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें जब वो काम पे होंगे तो 24 घंटे में उनको प्रॉपर मील्स खाने का, तीनों टाइम का खाना प्रेस देगी, उनके सारे रहने खाने का इंतजाम प्रेस करेगी। देखो आपको पता होगा जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो 24-24 घंटे की नौकरी करते हैं, मतलब 3-3 4-4 दिन तक जॉब करते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया इंडिया सॉरी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो बहुत सारे आज तक के जो कॉरेस्पॉन्डेंट जर्नलिस्ट थे वो वहाँ चले गए थे यूक्रेन में या रशिया में, और वहाँ जाके कवर कर रहे थे। अगर वो वहाँ जाके कवर कर रहे हैं तो अपने घर में तो रेस्ट करने आ ही नहीं सकते ना, वो होटल में रुक रहे हैं चाहे कहीं भी है, तो वो ड्यूटी पर हैं, तो इसलिए उनके लिए ये कानून है कि उनको 144 घंटे तक लगातार काम कराया जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं कराया जा सकता, उसके बाद उनको रेस्ट देना जरूरी है। इसी तरह से और भी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर है। तो मीडिया के अंदर लगभग मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे वो लगभग सभी बता दिए। एक वो अलग है डिसेंसी, ठीक है, वो क्या होता है। डेफोमेशन भी मैंने आपको बता ही दिया, क्रिमिनल सिविल दोनों तरह का डेफोमेशन बता दिए, लाइबल सिलेंडर बता दिए, ऑब्सैनिटी बताना था आपको, जो डिसेंसी कह रहा था मैं, ऑब्सैनिटी यानी कि ऑब्सीन मटेरियल क्या होता है, और भारत के की संस्कृति के हिसाब से ऑब्सीन मटेरियल कौन सा है। तो ऑब्सीन मटेरियल की अगर हम बात करें तो वुमेन्स के किसी बॉडी पार्ट को दिखाना, वुमेन की आकृति को ड्रॉ करना इस तरीके से कि वो ऑब्सीन लगे, इनडिसेंट बिहेवियर, ठीक है, इनडिसेंट कमेंट, ये सब ऑब्सैनिटी है, ऑब्सीन मटेरियल है, जिसको भारत में रोक लगाई हुई है। तो ऑब्सीन के ऊपर भी आप ऑब्सैनिटी के ऊपर एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। उसके अलावा देखो पहले हमारे यहाँ पे एक और एक्ट होता था सेडिशन एक्ट, लेकिन सेडिशन अभी जब ये बीएनएस आया तो इसको हटा दिया है सेडिशन को, तो हो सकता ना भी पूछे इस बार। सेडिशन पहले तो होता था, लेकिन अभी आईपीसी में सेडिशन था, उसके लिए कवर था, लेकिन बीएनएस में सेडिशन को हटा दिया है। लाइबल सलेंडर, मास मीडिया, या मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी बता चुका हूँ, ठीक है, डेफोमेशन के तीनों चीज़ें बता दी। मीडिया ट्रायल, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था जब भी हम पीछे में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन में भी आया था कि मीडिया ट्रायल के एक्चुअल ट्रायल की तरह चलाया जा सकता है क्या। मीडिया के पास ये राइट है कि जो चीज़ कोर्ट में चल रही है उसका ट्रायल वो अपने पास चला ले। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं ना, रिपोर्टर, वो सब वो ढूंढने भी पहुंच जाते हैं। ये उसका पड़ोसी है, ये बताता है कि वो रात को आता था, दारू पी के आता था, नशा करता था, झगड़े करता था सबसे, और ये देखो एक दिन इसके साथ झगड़ा किया, ये इसका सबूत आ गया, और ये एक दोषी करार दे दिया इसको। तो मीडिया खुद ही ट्रायल चलाता है, खुद ही सजा भी दे देता है। इसको तो कम से कम 5 साल की सजा होनी ही चाहिए, इतना बड़ा रेपिस्ट है, ये इतने इनह्यूमैनिटी के साथ इसने रेप किया है। मीडिया के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो ट्रायल चलाए, मीडिया के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो सजा दे, लेकिन फिर भी अगर मीडिया ऐसा करता है तो गलत करता है। इसके लिए मीडिया के अगेंस्ट केस बनता है, और वो केस वो व्यक्ति कर सकता है जिसका ट्रायल मीडिया चला रही है। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि जिसका ट्रायल मीडिया चला रही होती है वो इतना कैपेबल ही नहीं होता, उसको समझ नहीं होती कि वो इस तरह का कोई केस फाइल कर सके। लेकिन फिर भी मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह के ट्रायल को लिमिटेड सेंस में चलाए, उतना चलाए कि उससे केस, एक्चुअल केस को कोई इफेक्ट ना हो, और समाज के अंदर उस व्यक्ति की गलत इमेज डेवलप ना हो, कि अगर बाई चांस वो छूट जाता है, उसके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता है या उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, या उसने वो क्राइम किया ही नहीं है, छूट के बाहर आ जाएगा, तो लोग तो उसको वही कल्प्रिट, दोषी, रेपिस्ट इस नाम से ही पहचानेंगे। तो इसलिए मीडिया ट्रायल को अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका लॉ एंड मीडिया 1, जितने थे टॉपिक मैंने सब करा दिया आपको, ठीक है। इनोनेंडो ये क्या होता है बताइए। ये छोटे मोटे टॉपिक जो है ना, बहुत सारे ऐसे बच जाएंगे, वो आप कर लेना, वैसे इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ क्लास को, और नेक्स्ट क्लास जो है फिर डालेंगे। प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेचर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस थे जो एमपी एमएलए को मिलते हैं, जो पार्लियामेंट में किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकते हैं।